Hello dear students, welcome back to N Avasthi video solution series. Today we are going to start atomic structure level 1 and in this video we discuss question 1 to 10. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से. Which of the following pairs is isodiaphers? Isodiaphers कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स या कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स जिनमें क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी. या आप देख सकते हैं कि हमारे पास a-2z की जो वैल्यू हो वो सेम हो. तो a हमारे पास यहाँ पर क्या है, मास नंबर, और z हमारे पास एटॉमिक नंबर है. तो अपन 1 बाय 1 चेक करते करेंगे. यहाँ पर a ऑप्शन में देखिए कार्बन 14 यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर 11 सोडियम 23 है. तो यहाँ पर अपन a-2z की वैल्यू देखना चाहे तो हमारे पास मास नंबर 14 माइनस 2 इंटू 6, तो हमारे पास होगा 14 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 2. इसी तरह यहाँ पर देखें तो 23 माइनस 11 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 22 विच इज़ 1. तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो ये दोनों आइसोडाइफर्स नहीं है. ऑप्शन सी चेक करते हैं. यहाँ पर हमारे पास 2He4 दिया हुआ है और यहाँ पर 8 ऑक्सीजन 16 दिया हुआ है. a-2z की वैल्यू आप देखें तो हमारे पास 4 माइनस 2 इंटू 2 और यहाँ पर 16 माइनस 8 इंटू 2, तो यहाँ पर भी जीरो वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर भी जीरो वैल्यू हो जाएगी. तो ये दोनों एलिमेंट्स के लिए a-2z वैल्यू सेम है, तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आइसोडाइफर्स हो जाएंगे. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज एक्सरेज? तो एक्सरेज को यदि अपन किसी गैस में फ्लो कराते तो हमारे पास उस गैस को आयोनाइज कर देता है. यानी हमारे पास कोई भी गैस है ए, तो उसको आयोनाइज कर देगा ये ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट है इट कोज फ्लोरोसेंस इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड. तो जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन होती है वो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे ही एक्सरेज को इम्पार्ट कराएंगे तो यहाँ पर अपने को ये स्क्रीन जो होगी ये थोड़ी क्या होगी, लाइम, यानी किसका कलर जो होगा वो थोड़ा चमकेगा. इसलिए हमारे पास जिंक सल्फाइड जो है वो कौन सा फ्लोरोसेंस फिनोमिना को शो करेगा. तो यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट है इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. एक्सरेज जो होते हैं उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज नो मास. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि अपने को पता करना था. तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं. इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर देन यूवी रेज. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा इंक्रीज होगी. इस ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, यूवी रेज, देन हमारे पास आता है विजिबल, देन इंफ्रारेड, और इस यूवी रेज से पहले हमारे पास आता है एक्स रेज, फिर इससे पहले आएगा गामा रेज. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. तो यहाँ पर लैम्डा जो है वो यूवी रेज की ज़्यादा होगी एक्स रेज से. तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर. ठीक है, तो इसकी जो एक्स रेज की वेवलेंथ है वो यूवी रेज से कम ही है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है थर्ड. द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज. स्पेसिफिक चार्ज यानी चार्ज बाई मास ऑफ ए प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज. तो प्रोटोन हमारे पास क्या होगा, H प्लस लिखेंगे इसको. इसमें चार्ज अपन देखें तो चार्ज हमारे पास क्या होगा, प्लस ई. मास हमारे पास देखेंगे प्रोटोन का तो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है. इसी तरह से यदि आप अल्फा पार्टिकल की बात करें, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल हमारा होता है 2He4 या आप बोल सकते हैं He2 प्लस. तो इसका जो चार्ज है वो हमारे पास होगा प्लस 2e, और इसका जो मास होगा वो हो जाएगा 4 एटॉमिक मास यूनिट. तो हमारे पास चार्ज बाई मास रेशियो ही देखना है. चार्ज बाई मास रेशियो फॉर प्रोटॉन, चार्ज बाई मास रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल. तो हमारे पास चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस ई बाई 1. यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस 2e बाई 4. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ई बाई 2. तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2:1 रेशियो हो जाएगा. तो ऑप्शन
कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यूज ऑफ चार्ज बाई मास इज। तो अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखना चाहें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्या होगा? चार्ज बाय मास रेशियो। तो चार्ज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होगा? प्लस ई होता है, और मास हमारे पास कितना होगा? यदि प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन अपन 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1/1840 एटॉमिक मास यूनिट होगा, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी यहाँ पे क्या होगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो यानी 4 AMU हो जाएगा। ठीक है, ये तो मास की वैल्यूज़ हो गई। इसी तरह से यदि आप चार्ज की बात करें, ठीक है, तो चार्ज को अपन Q से डिनोट कर रहे हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज ज़ीरो, यहाँ पर जीरो चार्ज होगा, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ये हमारे पास +2e होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन देखें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे चार्ज का, तो चार्ज अपन प्लस यहाँ पर e ले लेते हैं, और मास हमारे पास 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। फिर आप प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन के केस में चार्ज बाय मास रेशियो जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर चार्ज तो e है, और मास यहाँ पर 1840 होगा, तो ये टाइम्स हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की बात है कि इलेक्ट्रॉन में मास हमारा जो था वो 1/1840 है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो देखेंगे, तो चार्ज अपने पास है, मास 1 हो जाएगा, तो ये E अपने पास हो जाएगा। प्रोटॉन के बाद में यदि अल्फा पार्टिकल में चार्ज बाय मास रेशियो देखें, तब अपने पास क्या होगा? चार्ज अपने पास अल्फा पार्टिकल पे +2e है, और मास हमारे पास क्या है? 4, तो यहाँ पर 1/2e ये अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा। इसी तरह आप न्यूट्रॉन की बात करें, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज हमारा क्या होता है? 0 होता है, और मास हमारा 1 है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अपन यदि चार्ज बाय मास रेशियो का ऑर्डर देखें, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। फिर यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है? प्रोटॉन की। फिर हमारी अल्फा पार्टिकल की, और सबसे कम है न्यूट्रॉन की। तो अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, द मास टू चार्ज रेशियो फॉर ए कैटायन। कैटायन अपने पास क्या होगा? जिसपे इस तरह का लिखा हो A+1 चार्ज हो, इज 1.5 × 10⁻⁸ किलोग्राम पर कूलम। व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस कैटायन? कैटायन का मास अपने को पता करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं? मास बाई चार्ज रेशियो अपने को दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁸ किलोग्राम पर कूलम। तो किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को मास जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है। तो अपन ने क्या किया? किलोग्राम को 10⁻³ ग्राम पर कूलम अपन ने दे दिया। अब ये जो मास है, ये किसी भी कैटायन के लिए, लेट से हमारे पास क्या था यहाँ पर m मास अपने पास बोल दिया अपन ने, इस पे जो चार्ज है वो +e है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो e होता है, जो चार्ज है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर। तो यहाँ पर आप +e की जगह क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली ये चार्ज लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁹। तो मास ऑफ कैटायन जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? 1.5 × 10⁻⁸ × 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर देंगे से 1.6 × 10⁻⁹ से। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.4 × 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज़। अब जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये रिपेल किससे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज से ही होंगे। तो जब हमारे पास किसी एटम पे अपन ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था, तो नॉर्मली ये सारे के सारे स्ट्रेट चले जाते थे, बट कुछ ही पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो डिफ्लेक्ट कुछ ही पार्टिकल हो रहे थे, यानी कुछ छोटा सा पार्ट अपने पास न्यूक्लियर एटम में ऐसा है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसे अपन क्या कहते थे?
जिसको अपन बाद में कहने लगे न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है एटम का जिससे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7th, अल्फा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। अल्फा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट अपन किस तरह से करते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम न्यूक्लियस, यानी हीलियम न्यूक्लियस ये है, इसको आप लिख सकते हैं He2+B, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8th, इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, कि हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑर्बिट है बोर के अनुसार, तो इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कांस्टेंट एनर्जी के साथ में रिवॉल्व करता है, कि ना तो एनर्जी इमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, ये तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इमिटिंग रेडिएशन, ये भी नहीं है। एब्जॉर्ब और इमिट दोनों ही रेडिएशन नहीं करता ये, यानी कांस्टेंट एनर्जी का मतलब क्या है? डजंट इमिट रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें डी स्टेटमेंट में भी देखें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h/2π, तो ये स्टेटमेंट क्या है? पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है, कि n की वैल्यू, नंबर ऑफ सेल की वैल्यू यदि चेंज होती रहे तो ये वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होती रहेगी, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9th, ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज, तो हमारे पास बोर ऑर्बिट के बेसिस पे nth ऑर्बिटल के लिए जो रेडियस होती है वो होती है 0.529 n²/z ओंगस्ट्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्स मॉडल कोई एटॉम एलिमेंट दिया हुआ नहीं, तो यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बोलते हैं, तो अपन एज्यूम क्या करेंगे यहाँ पर? फॉर हाइड्रोजन एटम, तो z क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यदि अपन ने यहाँ पर लिखा एक्सप्रेशन तो 0.529 n² हो जाएगा ओंगस्ट्रोम में। अब अपने को थर्ड ऑर्बिट की बात करनी है, फर्स्ट ऑर्बिट से कंपैरिजन करें तो R1 हमारा जो होगा वो 0.529 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बट यदि R3 की बात करें तो R3 हमारे पास क्या होगा? 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमारी R1 के बराबर होगी, तो R3 जो है वो हमारा 9 इंटू R1 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का 9 टाइम्स होगा थर्ड ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन हमारे पास, द करेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव्ड फॉर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी लेवल इज फॉर हाइड्रोजन एटम। तो अब जो हाइड्रोजन एटम होता है इसमें न्यूक्लियस के अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या ज़रूरी है? कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको काउंटर करने के लिए एक फोर्स यहाँ पर और लग रहा होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्टडली यहाँ पर रिवॉल्व करता रहे, उसके लिए क्या ज़रूरी है? कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम हो जाए। तो mv²/r, ये तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि अपन देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? चार्ज यदि बोलें तो चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस पे? न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? +z एटॉमिक नंबर के बराबर, और एक प्रोटॉन पे +e चार्ज होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K(Q1Q2)/r²। तो हमारे पास K +ZE+E, ये हमारे पास चार्ज है, सॉरी -e/r²। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा -KZE²/r²। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी? कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहे, उसके लिए mv²/r इक्वल टू हो जाएगा KZE²/r²। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप ओनली मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है चार्ज का, तो यहाँ पर ये प्लस वैल्यू में ही रहेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद अपन देखते हैं कि टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन किस तरह से निकाल सकते हैं।
टोटल एनर्जी हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप एम वी स्क्वायर टर्म को लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। यहाँ पर अपन ओनली मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, दोनों जो भी हमारे पास साइन है चार्ज का वो भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है उसमें मॉडुलस होता है इस तरह से। तो के यहाँ पर प्लस जेड ई माइनस ई अपॉन आर, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। तो टोटल एनर्जी जो एक्सप्रेशन अपन लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर है वो रेडियस ऑफ इसके बोर ऑर्बिट रेडियस है। तो रेडियस का जो एक्सप्रेशन होता है बोर ऑर्बिट का वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस फॉर nth ऑर्बिट। ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगी ये अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जेड टर्म आप इसको सेपरेट आउट रखिए। तो जेड के लिए हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बाद में पुट कर देंगे अपन वैल्यूज़ को। अभी यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं कि जेड ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पर एन स्क्वायर हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 रख दीजिए। फिर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा उसमें हमारे पास एक जेड यहाँ पर है, एक जेड यहाँ पर है और बाकी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट है। तो इसको अपन क्या करेंगे, बाकी कांस्टेंट वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बट अपने को यहाँ पर इस टर्म में तो दिया हुआ नहीं है, तो अपन जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर मैच कराएंगे। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो ही nth ऑर्बिटल के लिए एनर्जी होगी। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी हमारे देखने पर, 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर कि यहाँ पे 2 हो गया, 2 पाई स्क्वायर एम यहाँ पर ई टू द पावर 4 के स्क्वायर। ठीक है, और एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे रह जाएगा। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।